नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के बारे में कि आखिर व्यंजन क्या होते हैं। ये जो टॉपिक है जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये एग्जाम में 1-2 नंबर का आता ही है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसी तरह इजी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर व्यंजन के बारे में पढ़ाने से पहले पिछली क्लास में मैं आपको स्वर पढ़ा रही थी, तो उसमें 1-2 चीजें छूट गई हैं। चलो उसको पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आगत स्वर के बारे में। क्या होते हैं आगत स्वर? देखिए, जिन भी शब्दों के ऊपर आप देख लें ये चढ़ी हुई है मात्रा, ये उन्हें हम कहते हैं आगत स्वर। अब जो आगत स्वर हैं ये हमारे हिंदी में मूल रूप से नहीं थे, ये आप समझ लीजिए कि हमने अंग्रेजी से उधार लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो शब्द है डॉक्टर, हिंदी का शब्द तो है नहीं, लेकिन इसको लिखना था, लिखने में प्रयोग करने के लिए हमने इसे अंग्रेजी से उधार लिया। तो इस तरह जो लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आगत स्वर। अब पढ़ते हैं री और रा में क्या अंतर है इसके बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे आने के भी चांसेस हैं। तो जो री है ये स्वर है, मैंने आपको पढ़ाया था। रा व्यंजन है। री की मात्रा के अगर हम शब्दों को लिखें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना, कृपा, कृषि, कृत्रिम, ये सब बन सकते हैं और भी ढेर सारे हैं। और अगर रा से रिलेटेड जो मात्राएं लगती है उनको लिखें तो शब्द हो सकते हैं मात्रा, वर्ग, कर्म, क्रम, श्रम। देखिए इसमें सब में रा की मात्रा लग रही है। तो अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि आपको शब्द दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सी मात्रा आधी है, किसको आधा कहा जाता है। तो जो ये है ये कभी भी इस तरह जिसमें नीचे मात्रा लगी हुई है वो कभी भी ये वाली आधी नहीं होगी रा। क्यों? क्योंकि वो स्वर है और स्वर कभी आधा नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी शब्द में आपको जो है ये वाली मात्रा मिले जो इस तरह लगी हुई हो तो वो कभी भी आधी नहीं मानी जाएगी। यानी ये स्वर है और ये आपस में पूरी है, ये कभी आधी नहीं मानी जाएगी। अब इधर चलते हैं। अगर यही आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सी आधी है, तो आप किसे आधी बताएंगे? इसे, 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 इसे किसे बताएंगे? हमेशा याद रखिएगा कि जो ऊपर लगी हुई मात्रा होगी, जो मात्रा आपके सिर पे चढ़ी होगी, हमेशा वही आधी होगी। जो आपके सिर पे चढ़ा है वही आपके लिए बोझ है, इसीलिए उसी को आधा करना है। तो कौन सी मात्रा इसमें आधी होगी, किसे हम आधी कहेंगे? ये जो ऊपर की लगी हुई है, ये सब पूरी होंगी और खाली ये दोनों आधी होंगी। तो इसको आप याद किस तरह रखेंगे कि जो मात्रा हमारे सर पे चढ़ी है, सिर का बोझ बनी है, वो आधी है। समझ में आ गया? आराम से धीरे धीरे समझिएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वर 11 प्रकार के थे, जिसमें लिखने के लिए जो है 11 प्रकार के टोटल और बोलने के लिए 10 प्रकार के। क्योंकि री में रा का साउंड आता है और रा एक व्यंजन है, इसलिए जब हम भी बोलने के लिए कहते हैं तो सिर्फ 10 ही स्वर को गिनते हैं। तो पढ़ते हैं आज की व्यंजन क्या है। व्यंजन मतलब जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है हमेशा। यानी किसका साउंड आता है? क्या बताया था? आ का साउंड आता है। किसका साउंड आएगा? आ का साउंड आएगा। स्वर की सहायता से बोले जाएंगे और उन्हें बोलते समय हमेशा आ का साउंड आएगा, जो कि एक स्वर है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन वे हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजनों के प्रकार के बारे में। शुरू करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन, इसका नाम बता रहा है। नाम क्या है? स्पर्श। इसका मतलब जो जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, यानी जिन्हें बोलते समय हमारी जो जीभ है वो मुंह में अलग अलग जगह स्पर्श करती है, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इसे बोलते समय ये जीभ है हमारे मुंह के जिस जिस भाग को छुएगी,
वो व्यंजन उसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर हमारे दांतों को टच करेगी, दांतों को स्पर्श किया तो दंतव्य, तालु को तो तालव्य, इस तरह उसके स्पर्श करने के आधार पर व्यंजनों के नाम दिए गए हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। टोटल आप पढ़ेंगे 25 स्पर्श व्यंजनों के बारे में। कितने होते हैं? 25 होते हैं। और इन्हें वर्गों में बांटा गया है। इन्हें टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है, जिन वर्गों के नाम है का, चा, टा, ता, पा। इन्हें आप कैसे याद करेंगे? कचट तप। ये कैसा तप है? याद करने का इसको तरीका है कि कैसा तप है? कचट तप। कैसा तप है? देखिए ता पा, इसको तप बना ले। कैसा तप है? कचट। तप कैसा है? कचट तप है। और इन्हें जब आप पढ़ रहे हो तो ये बात समझिए, ये 25 तरीके के हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ये इनके वर्ग डिसाइड किए गए कि इन्हें 5 वर्गों में विभक्त किया जाएगा, और जो इसका पहला वर्ण है उसी के नाम पे उसके वर्ग का नाम दे दिया गया है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये किस वर्ग में आएंगे? का वर्ग में। जितने का के हैं सारे सदस्य इस वर्ग में आएंगे। उसी तरह चा वर्ग में कौन से आएंगे? जो चा से शुरू होके कहाँ तक? इया तक आएंगे। इसी तरह टा के यहाँ, ता के ना तक। इस तरह इन्हें 5 वर्गों में विभक्त करके 25 स्पर्श व्यंजन बनाए गए हैं। इनको हम इस तरह भी निर्धारित कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग भी कहेंगे। अब आप बहुत ही जरूरी बात सुनिए, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा कि जो ये वर्ग है, कौन सा? ये वाला, ये जो पंचम है, इसको हम कहते हैं नासिक्य। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नासिक्य या अनुनासिक, नासिक्य या अनुनासिक वर्ण। क्यों? क्योंकि ये सारे नाक से बोले जाते हैं। क्यों? इसको आप नोट कर लीजिए। इन्हें नासिक्य या अनुनासिक कहते हैं क्योंकि ये सब नाक से बोले जाने वाले हैं। इन्हें बोलते समय हमें नाक का उपयोग करना पड़ता है। जैसे बोलिए इया, क्या? इया, तो नाक का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ये पंचम वर्ग है। इसको हम नासिक्य या अनुनासिक कहेंगे क्योंकि ये नाक के प्रयोग से बोले जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें जो ये वर्ग है, ये वाला वर्ग जो है, इसको हम बालक या बच्चा वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालक या बच्चा वर्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले इन्हीं को बोलना शुरू करता है। आप देखेंगे इन्हीं वर्णों को बोल रहा है। जैसे बच्चा बोलेगा पापा पापा, या बोलेगा बाबा बाबा, तो आप लोग को लगता है जैसे बाबा को बुला रहा है या कुछ बाबा जैसा साउंड कर रहा है। इसीलिए इनको हम कहते हैं बच्चा या बालक वर्ग, क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो सबसे पहले इन्हीं को बोलने की शुरुआत वो करता है। इसमें से जो ये दोनों हैं, डा और ढा, डा और ढा, इनको हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। और वो कब कहते हैं? जब उनमें इस तरह नीचे जो है बिंदी लग जाती है। जब इनमें नीचे मात्रा लग जाती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। प्रश्न पूछा जाता है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों कौन से हैं? उच्छिप्त व्यंजन हैं। और इस तरह से भी प्रश्न आता है कि किन व्यंजनों से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, किन व्यंजनों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, तो वो दोनों कौन से हैं? वो भी यही दोनों हैं। ये उच्छिप्त व्यंजन है। नीचे जब इनमें अंक की बिंदी लग जाएगी उच्छिप्त व्यंजन कहलाएंगे। और इनसे जब ये उच्छिप्त व्यंजन बन गए, इनमें नीचे मात्रा लग गई, तो इनसे कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किस व्यंजन से
कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, तो पहला आंसर होगा उच्छिप्त। और वो कौन से हैं? तो ये दोनों हैं। इन सबको आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करते हुए चलिएगा। अगला व्यंजन जो हम पढ़ेंगे वो है अंतस्थ व्यंजन, यानी वे व्यंजन जो अंदर से बोले जाएं। अंदर से मतलब जिन्हें बोलते समय आपको अंदर से बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़े। जैसे आप कह रहे हैं या, रा, ला, वा, उन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन, यानी अंदर से बोले जाएं, जिन्हें बोलते समय आपको ताकत लगानी पड़े। और ये आपके होते हैं 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अगर प्रश्न पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन कितने होंगे? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। अब इसमें जो या और वा है, किसके बारे में बता रहे हैं? या और वा के बारे में। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? अर्ध स्वर। क्यों कहते हैं समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया, क्या लिख दिया? जैसे कौवा, ठीक, हमने क्या लिख दिया? कौवा लिख दिया। कहीं कहीं जगह पे आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा, हाँ, या मैंने लिख दिया अगर कुआं, तो कहीं कहीं जगह पे आपको ऐसा भी लिखा दिखेगा, कुआं। आप देख सकते हैं कि जहां पे वा का प्रयोग हुआ है वहां पे हमने आ का प्रयोग भी किया है। और आ क्या है? एक स्वर है, यानी जिन शब्दों को लिखने में हमने व्यंजन का प्रयोग किया, उन्हीं को लिखने के लिए हमने स्वर का भी प्रयोग कर लिया। इसीलिए इन दोनों को हम अर्ध स्वर कहते हैं। या का उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे अगर हमें लिखना हो दिए, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर दिए, हाँ, लिए, कैसे लिख सकते हैं? लिए। या फिर चाहिए, उसमें आप ए भी लगा सकते हैं। चाहिए को भी देख लीजिए एक बार, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों को प्रयोग करते समय हम जिन शब्दों को लिख रहे हैं उनमें इनकी जगह पे हम स्वरों का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रा और ला के बारे में। अब जो रा अंतस्थ व्यंजन है उसे हम लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित। क्यों? क्योंकि इसे बोलते समय हमारे जीभ में कंपन होता है। क्या होता है? जीभ में कंपन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित। अब जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं बोर्ड पे लिखती जाती हूँ, तो आप उन सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। ला, ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, पिछले भाग से बोला जाता है। देखिए मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ, सब बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो आप लोग आराम से इसको समझ के इसका स्क्रीनशॉट एज अ नोट्स ले सकते हैं। अब अगला है हमारा ऊष्मीय व्यंजन। इसमें 4 होते हैं, श, स, ह। ये कितने होते हैं ऊष्मीय व्यंजन? 4 हैं। इन्हें ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बोलते समय मुंह से गर्म हवा या ऊष्मा निकलती है। ऊष्मीय व्यंजन 4 हैं, श, स, ह। इन्हें ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बोलते समय मुंह से गर्म हवा या ऊष्मा निकलती है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब जो 2 वर्णों के संयोग से मिलकर बना हो। ये कितने होते हैं? ये टोटल 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। हाँ, अब इसमें अगर छ की बात करें
तो मिलकर बना है आधा का और शा से त्र आधा ता। देखिए हलंत लगा है, पहले वाले हर वर्ण पे हलंत लगा होगा क्योंकि वो आधा होता है। आधा ता और रा से ज्ञा बना है आधा जा और या से, और शा बना है आधा शा और रा से। ये बताता है क्या कि ये आधा है जो हलंत लगा है। इस तरह हम समझ सकते हैं संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो वर्णों के संयोग से मिलकर बनेंगे। ये चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्रा, और इस तरह ये इनका आप वर्ण विच्छेद कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, या उनका वर्ण विच्छेद दे देगा और पूछेगा इसमें किसका क्या सही से होगा। तो इस तरह हिंदी की आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहें अच्छे से। आप सबको बेस्ट विशेस। नमस्कार।